हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचके क्लासेस। तो चलिए आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि प्याजे की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रूनर की प्रतिबिंबावस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती है? सबसे पहले औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेगात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्रूनर है, जो ब्रूनर ने है ना 3 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। उन 3 स्टेज में जो सबसे पहली थी वो तो थी क्रियात्मक अवस्था और सेकंड जो स्टेज थी वो थी प्रतिबिंबावस्था, थर्ड स्टेज थी संकेतात्मक अवस्था। तो जो पहली स्टेज थी क्रियात्मक अवस्था, वो प्याजे की जो फर्स्ट स्टेज थी संवेदी गामक अवस्था, ये जो क्रियात्मक अवस्था है ये प्याजे की संवेदी गामक अवस्था से मिलती थी, ठीक है। उसके बाद में प्रतिबिंबावस्था है जो वो प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती थी। और हम यहाँ पे यही पूछा गया है कि प्याजे के प्रतिबिंबावस्था किससे मिलती थी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, जो पहली अवस्था थी क्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या करता है बच्चा है ना, चीजों को है ना कार्य प्रणाली द्वारा समझने का प्रयत्न करता है, मतलब वस्तुओं को काटता है, छूता है। ये सेम वही है संवेदी गामक अवस्था में जो होता था। और प्रतिबिंबावस्था में वही चीज करता है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता था, ये दोनों सेम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगॉट्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? सबसे पहले प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगॉट्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी, वाइगॉट्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, दोनों भाषा को बच्चे के विचार से जन्म लेते हुए मानते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है जो वो करेक्ट होगा। प्याजे है जो उनका मानना था कि पहले विचार जन्म लेता है, और वाइगॉट्स्की है जो उनका मानना था कि भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए है लक्ष्योदित व्यवहार की योग्यता, ऑप्शन बी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, ऑप्शन सी अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ऑप्शन डी अमूर्त चिंतन की योग्यता। ये आपको पता है ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जो वो प्याजे की लास्ट स्टेज में आती है, जो लास्ट वाली स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें आते तो ये वाला तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा। और लक्ष्य उदित व्यवहार की योग्यता भी नहीं आती। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन ये भी नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता है, जो ये इसके एंड तक, पूर्व संक्रियात्मक काल के एंड तक आ जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? देखिए सबसे पहला ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास, इसमें क्या है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। ऑप्शन डी दंड देना और आज्ञा पालन अभिमुखता, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छे लड़के, गुड बॉय गुड गर्ल का जो कंसेप्ट था उसमें क्या होता था, यही होता था कि है ना बच्चा है जो स्वीकृति के लिए, बस बच्चा ये चाहता है कि उसकी खूब तारीफें होती रहें और है ना उसे है ना स्वीकृति मिले। अगर पेरेंट्स है ना उसे कहें कि वेरी गुड तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो चीज उसके लिए नैतिक होती थी। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट मैच करता है, ठीक है, तो यही हो जाएगा। और देखो दंड देना और आज्ञा पालन अभिमुखता का तो पता ही है, इसमें तो क्या होता था, इसमें तो बच्चे के लिए वही नैतिक होता था जिससे कि उसे कोई पनिशमेंट ना मिले और वो जो भी उसके मम्मी पापा कहें बस उसी को फॉलो करना। लेकिन अच्छा लड़के अच्छे लड़के के कंसेप्ट में वो उन चीजों को करना चाहता है जिससे कि उसे एक्सेप्टेंस मिले। तो इसका करेक्ट जो मिलता है वो ऑप्शन ए है। उसके बाद में है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क
वह परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए संवेदात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे इन्होंने पूछा है अमूर्त तर्क यानी एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लास्ट वाली स्टेज में आती थी हमेशा, और जो कंक्रीट, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लास्ट वाली औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी जो, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती थी। अगर वो पूछ लेते यहाँ पे मूर्त, अगर अमूर्त तर्क की जगह यहाँ मूर्त तर्क लिखा होता तो वो थर्ड स्टेज में आती, तो आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश द्वारा होता है। अनुकूलन यानी जो एडेप्टेशन है वो पियाजे ने किस तरीके से होता है? तो सबसे पहला है आत्मसातीकरण यानी असिमिलेशन। उसके बाद में है व्यवस्थापन यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए कहा गया है। उसके बाद में अनुभव, आत्मसातीकरण व व्यवस्थापन। तो देखिए एडेप्टेशन जो होता था वो दो तरीके से होता था, एक तो होता था असिमिलेशन और एक होता था एकोमोडेशन। असिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन यानी समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता था? मानसिक संरचना जो उसकी बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग चीजों को ग्रहण करना, ठीक है। एक तो ये मतलब होता था, और एक दूसरा मतलब इसका एसिमिलेशन में ये चीज भी शामिल होती थी कि जो पहले से जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है मानसिक संरचना के अकॉर्डिंग जो व्यवहार किया जाता है वही स्कीमा होता है। मानसिक संरचना कैसे बनती है? जो हम बचपन से जो भी चीजें देखते आए हैं, सुनते आए हैं, जिस माहौल में रहे हैं, उसी से हमारी मानसिक संरचना बनती है, और उस जो हमारी मानसिक संरचना बनती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो जो मानसिक संरचना के अनुसार किया गया व्यवहार है वो तो होता था स्कीमा। अब तो देखिए अगर स्कीमा में कुछ नई चीजें ऐड करते हैं वो भी असिमिलेशन है, लेकिन अगर स्कीमा में जो मानसिक संरचना है उसमें नई चीजें ऐड करने के लिए कुछ चेंजेस भी लेके आते हैं मानसिक संरचना में, ठीक है। अगर रीअरेंज या मॉडिफाई भी करते हैं चीजों को, अगर रीअरेंज या मॉडिफाई करते हैं तो वो तो होगा एकोमोडेशन यानी समाविष्टीकरण व्यवस्थापन। लेकिन अगर डायरेक्ट चीजें नई ऐड कर देते हैं बिना कुछ छेड़छाड़ के तो वो असिमिलेशन होगा। तो पियाजे ने क्या कहा था? अनुकूलन दोनों के द्वारा होता है, आत्मसातीकरण के द्वारा भी, व्यवस्थापन के द्वारा भी। तो इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार बच्चा निम्न में से किसके द्वारा सीखता है? ऑप्शन ए सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना वगैरह, ये चीजें पियाजे ने कुछ ऐसा नहीं कहा था। उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, पुरस्कार वगैरह की बातें पियाजे ने कुछ नहीं की थी, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले सहारे के आधार पर, ये जो सहारे की बात की थी ना, सपोर्ट देना और थोड़ा बच्चों को सीखने में हेल्प करना, ये वाइगोट्स्की ने बात की थी, पियाजे ने नहीं की थी। उसके बाद है अनुकूलन की प्रक्रिया यानी एडेप्टेशन की प्रोसेस, ये बात की है पियाजे ने। और एडेप्टेशन दो प्रकार से होता है, उन्होंने असिमिलेशन और एकोमोडेशन से। आत्मसातीकरण, अनुकूलन दो तरह से होता है, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है। सबसे पहले कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन सी, कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ऑप्शन डी, कोलबर्ग ने पुरुषों व महिलाओं की नैतिक
तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान नहीं दिया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी कोलबर्ग की थ्योरी की मेरी, तो उसमें मैंने लास्ट में बताया हुआ है कि जो कोलबर्ग था, जब कोलबर्ग ने ना जो अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को वो करने के लिए 72 बॉयज का ग्रुप लिया था, ठीक है। तो वो जो 72 बॉयज थे, सिर्फ उसमें लड़कियां नहीं थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इन्होंने है ना लड़कियों के जो, एक जरूरी नहीं है कि लड़के और लड़कियों का पर्सपेक्टिव सेम हो उनके उसमें, इसलिए ये माना जाता है कि इन्होंने ना पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। क्योंकि जो 72 वे थे उनमें सिर्फ लड़के थे, लड़कियां नहीं थी, इसलिए इन्होंने कहा जाता है कि महिलाओं की जो नैतिक तार्किकता है उसको उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? सबसे पहला स्कीमा, अवलोकन अधिगम। अवलोकन अधिगम यानी देख के सीखना, ये नहीं है। अनुबंधन, कंडीशनिंग की बात भी नहीं की है, प्रॉब्लम की भी बात भी नहीं की है। आपको पता है जो स्कीमा है वो पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की पियाजे की थ्योरी। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है जो भी अभी मैंने बताया, जो भी बचपन से हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, जो भी बातें करते हैं, ये सारी चीजें जिस एनवायरनमेंट में जैसे भी रहते हैं, हम जो भी चीजें करते हैं उससे हमारी मानसिक संरचना बन जाता है। अब उस मानसिक संरचना के हिसाब से जिस तरह से हम एक्ट करते हैं, उसी मानसिक संरचना के हिसाब से हम एक्ट करते हैं, जो हमारे कंसेप्ट बन जाते हैं बचपन से, उसी को हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। मानसिक संरचना के अनुसार किया गया व्यवहार ही स्कीमा है। तो ये इसके बारे में पियाजे ने बात की थी। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातीकरण, संगठन। तो जो पहले की जो जानकारी है उसमें जो पहले की योजनाएं उनमें नई जानकारी, देखिए अगर वो कहता है कि नई जानकारी में जोड़ने के लिए और मानसिक संरचना, पहले की जो मानसिक संरचना उसमें परिवर्तन करता है या रीअरेंज या मॉडिफाई करता है, तो वो होगा समाविष्टीकरण। लेकिन जो पहले की योजनाएं उनमें नई जानकारी ऐड करता है तो वो होता है आत्मसातीकरण। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आत्मसातीकरण। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे और बाकी कल मिलते हैं। और फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।